दोस्तों पिछले करीब 2 महीनों से आपने देखा होगा कि चीन, पाकिस्तान, भारत और नेपाल के जो कम्युनिस्ट है ये सब काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में वे खुद को ही एक्सपोज भी कर रहे हैं। चीन कैसे भी करके भारत को अंदर से अस्थिर करना चाहता है, कमज़ोर करना चाहता है और इसलिए इसके लिए वो नेपाल और भारत के वामपंथियों का, कम्युनिस्ट का उपयोग कर रहा है और ये सब बातें हम स्पष्ट रूप से खुलकर देख भी पा रहे हैं। अभी देखिए करीब 1-1.5 महीने पहले ही जब पूरा देश चाइना के खिलाफ एकजुट हो रहा था, केवल भारत ही नहीं दुनिया के सभी दूसरे देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। चीन पर कोरोना के महामारी फैलाने का आरोप लगाया जा रहा था, पर उसी समय देखिए भारत के जो वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, वे चीन को एक प्रकार से चीन का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे। अभी तो 2-4 ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। केवल यही नहीं, पिछले 1 महीने से भारत के जितने भी वामपंथी हैं वे कैसे भी करके फेक न्यूज़ वगैरह फैलाकर भारत और भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। हम कैसे कमजोर है ये बात दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि भाई चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, कभी कह रहे थे कि भाई चीन ने भारतीय जवानों को अगवा कर लिया है, बंदी बना लिया है। हालांकि भारत सरकार, हमारी सेना इन बातों से मना कर रही थी, पर वामपंथियों को तो चीन पर ज्यादा भरोसा है। और 2 दिन पहले क्या हुआ तो आपने देखा ही, हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त होने के बाद में तो जैसे इन सारे वामपंथियों को, लिबरल्स को एक प्रकार से लॉटरी ही लग गई। उछल उछल कर बड़ी ही खुशी के साथ में वो इस न्यूज को शेयर करने लग गए सोशल मीडिया पर। वीकेस्ट पीएम मोदी का ट्रेंड उन्होंने चलाया। यहीं पर वो नहीं रुके, केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे जवानों के बलिदान का तक अपमान करने से वे नहीं चुके, उनके कॉफिन्स का तक उन्होंने अपमान किया। ऐसे ही एक डॉक्टर को चेन्नई सुपर किंग्स ने सस्पेंड कर दिया। ये सब क्या कम था, इससे भी ज्यादा घिरी हुई हरकतें उन्होंने इसके बाद में की। जब ANI ने इसके बाद में कहा कि भाई चीन के भी जो 43 सैनिक है वे भी, उनकी भी कैजुअलिटीज हुई है, वो अभी हताहत हुए हैं, उनमें से कुछ मारे गए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं। इसके बाद तो जैसे ही परेशान हो गए कि भाई चीन के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, चीन के 43 जवान वो उनकी कैजुअलिटीज कैसे हो सकती है, तो संभव ही नहीं है। तुरंत ये फैक्ट चेक वगैरह करने लग गए और ये शेयर करने लगे सोशल मीडिया पर कि भाई ये तो सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी वामपंथी का सोशल मीडिया अकाउंट आप उनके पोस्ट्स वगैरह देख लीजिए पिछले 1-1.5 महीने के, उनका चीन के प्रति उनका क्या पक्ष है और भारत को लेकर वो क्या सोचते हैं, आप देख लीजिए उनके ट्वीट्स वगैरह। हम कैसे कमज़ोर है ये दिखाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इन पुलिस इंस्पेक्टर महाजन जी ने तो अनुराग कश्यप को खरी खोटी सुनाई भी, पर वो सुनने वाले थोड़ी ही है। यानी आप देखिए जो विदेशी मीडिया है, ताइवान की जो प्रमुख मीडिया हाउस है, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को दिखाकर भारत की वीरता का गौरव किया, बखान किया। और इधर हमारे भारत की जो लेफ्टिस्ट मीडिया है वो ये बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ में बता रहे हैं कि भाई हमें घर में घुस के मारा, हमें घर में घुस के मारा। इस बात पर जैसे उन्हें बहुत गर्व है, बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों जब भी कोई देश अपने शत्रु राष्ट्र से लड़ रहा होता है तो उस देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि अपने सारे मतभेदों को भुलाकर वे अपने देश के नेतृत्व के साथ में और देश के साथ में खड़े हो जाए। 1962 में उस समय जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तो उस समय के जो RSS के सरसंघचालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से ये आग्रह किया था कि अपने मतभेद साइड में रखकर सभी नेहरू सरकार का साथ दे। जब आप देश से प्यार करते हैं तो आपके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं होती, देश महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों 1962 के युद्ध में जो हमारी हार हुई थी उसके पीछे का कारण उस समय का राजनीतिक नेतृत्व था। हमारी सेना की वजह से हम नहीं हारे थे, हमारी सेना का तो उल्टा पीछे हटने के लिए कहा गया था। बाद में उन्हें गोला बारूद और स्वास्थ्य सुविधाएं तक प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। उन्हें वे किस परेशानी में देश की सुरक्षा कर रहे थे, इस बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो सूबेदार जोगिंदर सिंह ये फिल्म आप जरूर देखिए। उसमें पूरा ये सब दिखाया गया है कि किस प्रकार से उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया था, हमारे जवानों को उन्हें गोला बारूद वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया गया था। और ये मैं कोई पॉलिटिकल बायस की वजह से नहीं कह रहा हूँ कि उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हार हुई थी, ये सर्वमान्य बात है। 1962 के युद्ध में जब चीन ने भारत के 37,244 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो लगभग केरल जितना है, जिसका प्राचीन नाम गोस्थान है, जिसे चीन अब अक्साई चीन कहता है। इस भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर चीन ने उस समय जब कब्जा कर लिया था, तब नेहरू ने संसद में कहा था कि भाई वो तो यूजलेस जगह है, वहाँ वो बंजर जगह है बिल्कुल, वहाँ पर तो घास तक नहीं उगती, 17,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यानी चीन जब हमारी मातृभूमि पर कब्जा कर रहा था तब ये बात
ये संसद में नेहरू ने ये बयान दिया था, वक्तव्य दिया था। इस पर उस समय के जो मंत्री थे महावीर त्यागी उन्होंने संसद में कहा था कि भाई मेरे सर पर भी बाल नहीं उगते, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है। अब दोस्तों 1962 में 1962 में चीन ने भारत के गोस्थान पर यानी अक्साई चीन पर जो कब्जा किया था, ये कोई रातों रात नहीं हुआ था, अचानक से नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। 1949 में 1949 में चीन में जो कम्युनिस्टों की आतंकी विचारधारा है, लाल आतंकी जो विचारधारा है, वो उफान मारने लगी थी, उभरने लगी थी। माओ ने तुरंत हिंसा के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उस समय जो नेहरू की चाइना पॉलिसी थी वो चाइना के पक्ष में थी। ये जो चाइना पॉलिसी थी नेहरू की, इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में ही कांग्रेस के भी और कई सारे नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। आरएसएस ने भी कड़ी आलोचना की थी और भी कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सरकारी अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने इस नेहरू की चाइना पॉलिसी का कड़े शब्दों में खुलकर विरोध किया था। देखिए, नेहरू की चाइना पॉलिसी हमेशा से चाइना के ही पक्ष में रही है। 1950 में जब अमेरिका ने भारत को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप ऑफर की थी, तब नेहरू ने चाइना के लिए, चाइना के ही फेवर में उस मेंबरशिप की ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके अलावा जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तब भी भारत की जो पॉलिसी थी, उस समय की नेहरू सरकार की जो पॉलिसी थी, वो चाइना के ही पक्ष में थी। दोस्तों, मृत्यु से कुछ समय पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेहरू को भविष्य की चेतावनी देते हुए एक पत्र भेजा था, जिसे तब के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय के सेक्रेटरी जनरल गिरिजा शंकर वाजपेयी जी ने ड्राफ्ट किया था। पर नेहरू ने सरदार जी के उस पत्र को इग्नोर कर दिया था। मृत्यु के ठीक एक महीना पहले सरदार जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 67वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर भी उन्होंने इस विषय को उठाया था। वहाँ उन्होंने कहा था कि चीन ने ये जो तिब्बत पर हिंसा से कब्जा किया है, ये भविष्य के एक नए विश्व युद्ध का कारण हो सकता है। ये 70 वर्ष पूर्व सरदार जी ने कहा था। तिब्बत एक बहुत ही शांतिप्रिय देश है और उसके विरुद्ध इस प्रकार से हिंसा का, फोर्स का उपयोग किया जाना ये बहुत ही निंदनीय है। तब उन्होंने सभी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि भय से खुद को पंगु ना होने दे, विपदाओं से भागो मत। हमारी स्वतंत्रता अभी मात्र 3 वर्ष की है, जिसे हमें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना ही होगा। भारत आज चारों तरफ से विपदाओं से घिरा हुआ है, इसलिए हमें आज 2 महान संतों की शिक्षा का स्मरण करके विपदाओं का सामना करना ही होगा। आखिर में उन्होंने कहा कि कलयुग में हमें अहिंसक के साथ में अहिंसा से ही व्यवहार करना चाहिए और अगर कोई हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग करता है तो हमें भी उसे उसी भाषा में उत्तर देना होगा। दोस्तों सरदार जी ने 70 वर्ष पूर्व जो बातें कही थी वो आज भी कितनी ज़्यादा समर्पक है और उन्हें सुनकर अभी भी एक प्रकार से शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर में नवचेतना का संचार होता है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ वो तो मैंने आपको बताया ही। 1962 में फिर भारत चीन युद्ध होता है। चीन हमारी 37,244 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को, क्षेत्र को हथिया लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद में फिर नेहरू संसद में कहते हैं कि वो तो यूजलेस बंजर जमीन थी, उस पर तो घास भी नहीं उगती थी। पर देखिए उसी संसद में 60 वर्ष के बाद में 6 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने छाती ठोक कर कहा था कि मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैं जब भी संसद में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करता हूं तो उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आता है और अक्साई चीन भी आता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत को अपनी माँ मानता है, वो इस देश का एक कण भी कभी नहीं जाने दे सकता। अब दोस्तों पिछले वर्ष धारा 370 हटाए जाने के बाद में 5 अगस्त को अमित शाह जी ने जब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, उसके बाद में भारत के मैप में लद्दाख में अक्साई चीन को जोड़ा गया था और उसी वजह से चीन तब से आग बबूला हो गया है। दोस्तों, जो धारा 370 हटाने का निर्णय लिया गया है या और भी जो कुछ निर्णय पिछले 1 साल में लिए गए हैं, इनका महत्व भले ही आज की जनरेशन के कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि जो भी भारत के विरोधी ताकतें हैं उन सब की नींद तब से हराम है। पर दोस्तों, चीन के गुस्सा होने के पीछे, आग बबूला होने के पीछे केवल यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से कारण है प्रोजेक्ट विजयक। अभी जिस क्षेत्र में ये पूरा विवाद चल रहा है उसी सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 1-2 वर्षों में इस रोड को बनाकर कंप्लीट किया गया है। पर जिस क्षेत्र में ये रोड बना है उसके अगर पहले के फोटोज आप देखेंगे तो किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि यार यहाँ पर कोई रोड बन सकता है। पर अभी जब ये रोड बनकर कंप्लीट हो गया है, इतना मजबूत रोड ये जो यहाँ वहाँ पर बना है, इस वजह से चीन भी अभी बहुत गुस्सा हो गया है, बौखला गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में भारत ने इस प्रकार से रोड बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर विकास हो रहा है। उस रोड की वजह से अभी हमारी जो सेना है, मिलिट्री है, उसके आवाजाही में मदद होगी। चीन पर नजर रखने में भी इससे बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है हमारी सेना को। इसके साथ नहीं, पिछले ही साल उसी क्षेत्र में मोदी सरकार ने शौक नदी पर एक नए ब्रिज को बनाकर कंप्लीट किया है। अब पहला वाला जो ब्रिज था वो बहुत कमजोर था, उस पर से जो आर्मी के व्हीकल्स वगैरह थे वो नहीं जा पाते थे। पर अभी ये जो नया ब्रिज बनाया गया है उस पर आराम से आर्मी के व्हीकल्स वगैरह आ जा सकते हैं और इस वजह से आर्मी का बहुत सारा समय बचेगा और आवाजाही में भी आर्मी को बहुत मदद होने वाली है। दोस्तों, केवल यही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र में दौलत बेग ओल्डी में बहुत ऊंचाई पर भारत ने एक एयरबेस बनाया है और वहां पर हमारे भारत के जो बड़े बड़े लड़ाकू विमान वगैरह है उनको उतार कर उसका परीक्षण भी भारत ने
कर लिया है। तो जो हमारी वायुसेना है वो भी अब चीन पर पूर्ण रूप से वहाँ पर नज़र रख सकती है। आराम से वहाँ पर हमारे बड़े बड़े कई सारे लड़ाकू विमान वहाँ पर उतर सकते हैं। केवल यही नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो हिस्सा है वहाँ पर भी पिछले 5-6 सालों में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। इन सब बातों की वजह से चीन बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये सोचने की बात है कि पिछले 70 वर्षों में हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में ये सब विकास क्यों नहीं हुआ, या जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये रोड्स वगैरह, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ब्रिज वगैरह क्यों नहीं बनाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, इसके साथ में 3 साल पहले 2017 में जब चीन डोकलाम में रास्ता बना रहा था तो उसे भी भारत सरकार ने रोक दिया था। उसके बाद में ही देखिए 2017 में ही राहुल गांधी चाइना के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में उनकी गुप्त मीटिंग वगैरह हुई थी। जब पहले ये बात लीक हो गई तो कांग्रेस ने इससे मना कर दिया था कि भाई ऐसी कोई भी गुप्त मीटिंग वगैरह रातों रात नहीं हुई है। पर बाद में जब फोटोज़ वगैरह लीक हुए तब फिर कांग्रेस ने इस बात को माना था, एग्री किया था कि खुफिया मीटिंग हुई है। दोस्तों, अभी तो मैंने आपको चीन के आग बबूला होने के केवल कुछ चंद कारण बताए हैं, केवल ऊपर ऊपर की एक तस्वीर बताई है। असल में चोट बहुत ज़्यादा गहरी लगी है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा जिनकी वजह से चीन अंदर से बौखला गया है, और इस बौखलाहट में वो उटपटांग हरकतें कर रहा है, जिन हरकतों को हम स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे हैं। देखिए, चीन को आइसोलेट करने में, अलग थलग करने में भारत को काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से सफलता मिली है। अभी जो भारत में बायकॉट चाइना की मुहिम चल रही है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, चीनी ऐप्स को जो अनइंस्टॉल किया जा रहा है, इन सब बातों से चीन अंदर से डरा हुआ है। चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया हाउस, वो तक इस बात की निंदा कर रहा है भारत की इस मुहिम की, बायकॉट चाइना मुहिम की। केवल लोग ही नहीं, भारत सरकार ने भी अभी अपने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को ये आदेश दिए हैं, जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उनको रद्द करने के लिए कहा है। हमारे जो सेना के कैंटीन वगैरह है वहाँ पर भी अभी केवल स्वदेशी सामान को ही बेचा जा रहा है। तो जो लोकल फॉर वोकल या जो आत्मनिर्भर बनने की जो बात मोदी जी ने कही थी, इसका काफ़ी मजाक उड़ाया वामपंथियों ने, लिबरल्स ने। पर इनसे सच में चाइना अंदर तक हिल चुका है, वो अंदर से डरा हुआ है। अभी जो सोनम वांगचुक जी ने बायकॉट चाइना की मुहिम छिड़ी, उन्होंने जो वीडियोस बनाए उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ये सब ऐसे ही हो रहा है, ऐसा मत सोचिए आप। इसके लिए काफ़ी पूरा देश एकजुट हो रहा है, इतना ही आप समझ लीजिए अभी तो। साथ में ही देखिए, दुनिया के कई सारे देश, अमेरिका, जापान सहित कई सारे देशों ने अपनी जो कंपनीज़ है उनको चाइना से शिफ्ट होने के लिए कहा है, अपने प्लांट्स को शिफ्ट करने के लिए कहा है। और इसके लिए वे देश अपनी कंपनीज़ को आर्थिक रूप से मदद तक करने के लिए तैयार है कि भाई पैसे लो, कुछ भी करो, पर चाइना से अपने प्लांट्स को हटाओ। और ये सभी देश भारत की तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं, होप से देख रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में विकास हुआ है, एक इन सब बातों की वजह से एक जो विदेशी कंपनीज़ है वे भारत में आने के लिए उत्सुक है, और काफ़ी हद तक इसमें प्रोग्रेस भी हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे चीन अंदर से बौखलाया हुआ है। और इसलिए आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भारत के विरोध में कुछ उटपटांग बयान दिलवाए थे। देखिए, नेपाल में अभी माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इनका मर्ज होने के बाद में जो नई पार्टी बनी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसका भी वहाँ पर शासन है। और कम्युनिस्ट तो चाइना के मानसिक रूप से गुलाम होते ही है। उनके नाम ही माओइस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ऐसे दरिंदों के, ऐसे डिक्टेटर्स के, खूनी डिक्टेटर्स के नाम उनको वो फॉलो करते हैं, उनको हीरो मानते हैं। पर देखिए, नेपाल के जो हिंदू है वे इस कम्युनिस्ट पार्टी की सच्चाई जानते हैं। वे इस वजह से वे काफ़ी हद नाराज़ है नेपाल की इस कम्युनिस्ट पार्टी से, जो भारत के विरुद्ध में ये बयान वगैरह दिए गए उनसे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में भी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद ये बात कही है। पिछले साल नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा जी ने ट्वीट करके अपनी इस पीड़ा को बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत की तरह नेपाल में भी जो लेफ्टिस्ट है और जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो मीडिया के साथ में मिलकर हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को, मर्यादा को, परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। सभी हिंदुओं को सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, कम्युनिस्ट कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, वे अपनी ही देश और अपनी ही संस्कृति की जड़ों पर आघात करते रहते हैं और उसको नष्ट करने की हर संभव कोशिश करते हैं। देखिए, 2001 में जब नेपाल के राज परिवार की हत्या हुई थी, तब नेपाल हिंदू राष्ट्र था। अभी उसे वहाँ के कम्युनिस्ट और सेक्युलर्स ने मिलकर सेक्युलर कंट्री बना दिया है। तब नेपाल हिंदू राष्ट्र था। तो 2001 में वहाँ पर राज परिवार की हत्या होती है। सामने ये थियरी बताई जाती है कि पारिवारिक कलह था, पर काफ़ी सारे लोग इस थियरी को मानते नहीं हैं। कई सारे लोगों का ये मानना है कि जो नेपाल के कम्युनिस्ट थे उनका इसके पीछे षड्यंत्र था। देखिए, इसलिए तभी जो नेपाल की माओइस्ट पार्टी थी उसने ये बयान दिया था कि भाई भारत के रॉ ने वहाँ के राज परिवार की हत्या की है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि
इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है। आज नेपाल में इसी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉरेन फंडिंग से वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर सर्च करके देख लीजिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। यही नहीं, नेपाल में जब भूकंप हुआ था तो उस भूकंप की आपदा को तक धर्मांतरण करने के लिए यूज किया गया था। अभी देखिए 2.5-3 साल पहले प्रियंका चोपड़ा की एक पहुना नाम की फिल्म आई थी। उसमें नेपाल के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाए हैं और नेपाल का एक ग्रुप दिखाया है हिंदुओं का, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञानोसी, पिछड़ी हुई सोच वाला, दूसरों से नफरत करने वाला उस फिल्म में बताया है। और दूसरी तरफ इन मासूम बच्चों की मासूमियत का यूज़ करके जो धर्मांतरण करने वाली मिशनरीज वगैरह होती है, उनको बहुत ज़्यादा सेवाभावी उस फिल्म में बताया है। और ये कहा है कि भाई वो तो धर्मांतरण करते ही नहीं है, वो सेवाभावी होते हैं। केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप किसी भी मत पंथ का प्रचार कर सकते हैं, पर कम से कम मासूम बच्चों की मासूमियत का यूज़ करके उनके मन में बचपन से ही इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति नफरत भरना, उनको इस प्रकार से पिछड़ी हुई सोच वाला बताना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो नेपाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसका चाइना भी बस यूज़ कर रहा है भारत को अशांत करने के लिए। भारत के वामपंथियों की अगर हम बात करें तो उनका चाइना के प्रति प्रेम कोई छुपा हुआ नहीं है। 1962 के युद्ध में उन्होंने खुलकर चीन को सपोर्ट किया था भारत के विरोध में, खुलकर। ये इन कम्युनिस्टों की सच्चाई है। ये लोग अपनी इस घिनौनी, इस खूनी लाल आतंक की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए हमारे नेताजी का और भगत सिंह जी का नाम लेते हैं। सच्चाई ये है, स्वतंत्रता के समय इन्हीं कम्युनिस्टों ने नेताजी के भद्दे भद्दे व्यंग्य चित्र बनाए थे। आज ये अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए नेताजी को लेफ्टिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। देखिए भगत सिंह जी को जो लोग कम्युनिस्ट वगैरह कहते हैं, इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सब बस प्रोपेगेंडा है। जहाँ तक बात है राष्ट्रवाद की, तो कम्युनिज्म और राष्ट्रवाद ये दोनों 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल अपोजिट बातें हैं ये। कम्युनिस्ट कभी भी राष्ट्रवाद में बिलीव ही नहीं करते और हमारे नेताजी और भगत सिंह जी प्रखर राष्ट्रवादी थे। ये बस इनकी आड़ में अपनी इस घिनौनी विचारधारा को प्रमोट करते हैं। इन्हें राष्ट्रवाद से, देश से कोई भी मतलब नहीं है। और केवल 1962 में ही नहीं, आज भी जो देश में माओवादी है, जिन्हें हम नक्सली कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा अलग से एक साम्राज्य बना कर रखा है। भारत सरकार के ही खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ कर रखा है। आए दिन हमारे जवानों पर वो हमला करते हैं। आज तक हजारों जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं इन्हीं नक्सलियों के हमले में। और इन्हीं नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स अलग अलग संस्थानों में बैठे हुए हैं, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पर ये बैठे हुए हैं और खुलकर इन नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं। इन नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं। कांग्रेस के राज बब्बर ने देखिए नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था। और उनको तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस को, जो ये लाल आतंक की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, लाल सलाम वगैरह, लाल झंडा पकड़ते हैं कम्युनिस्टों का, ये सभी खुलकर नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं। उनके सपोर्ट में आर्टिकल्स लिखते हैं, फिल्में वगैरह बनाते हैं। इन्हीं नक्सलियों के हमले में जब 2010 में हमारे 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब इन्हीं कम्युनिस्टों ने जेएनयू में जश्न मनाया था। और आज जो कांग्रेस हमारे सेना पर, हमारे सरकार पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है, उसी कांग्रेस के शासन में कई बार चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। 2008 में जब कांग्रेस पार्टी और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके बीच में कुछ एमओयू साइन किया गया था, उस समय भी उसी 2008 में चीन ने हमारी भारत की ज़मीन पर कब्जा किया था। दोस्तों आज देश के कई सारे युवा ये कहते हैं कि भाई ये लेफ्ट और राइट ये सब फालतू की बातें होती है, लेफ्ट भी गलत है, राइट भी गलत है, कोई भी सही नहीं है, हम तो बीच वाले हैं। हम सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। जो देश में आज बातें चल रही है वो हमें देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने तरीके से, अपनी भाषा में इन सब बातों को लोगों तक पहुँचाइए, दूसरों तक पहुँचाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।